हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राम प्रसाद चंद्रा, गवर्नमेंट एमएलएस पीजी कॉलेज सीपत। और आज हम लोग काइस का टेस्ट का अध्ययन करेंगे। और वैसे भी ये आप लोग के लिए काइस का टेस्ट का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो देखते हैं काइस का टेस्ट। सर्वप्रथम आबे ने इसका खोज 1863 में किया। ठीक है, तत्पश्चात हेलमट ने 1875 में इसका खोज किया। ठीक है, परंतु कार्ल पेयरसन ने जब 1900 में इसका पुनः खोज कर व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया, तब से व्यवहार में सबसे अधिक काइस का टेस्ट का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार हम काइस का टेस्ट को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, काइस का टेस्ट जनरली ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी अर्थात अवलोकित आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति के मध्य डिफरेंस का एक माप है। ठीक है, या डिफरेंस का माप अर्थात अंतर का माप को व्यक्त करता है। ठीक है, अर्थात अवलोकित आवृत्ति हमारी जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तथा एक्सपेक्टेड अर्थात प्रत्याशित आवृत्ति जिसका हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसका माप हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए भी किया जाता है, अर्थात अन्वयोजन उत्कृष्टता का परीक्षण करने के लिए भी सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का क्या है प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर हमने काई स्क्वायर टेस्ट का प्रोसेस दिखाया हुआ है कि हम कैसे काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब प्रोसेस कैसे करेंगे उसका, है ना। तो ये हम सबसे पहले एक नल हाइपोथेसिस मानते हैं H0, जिसके आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि जो दो वेरिएबल होगा हमारा ए, जिसको हम एक का नाम देते हैं ए, दूसरा का नाम बी मानते हैं, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस या कोई मतलब के संबंध या कोई गुण संबंध नहीं है करके। ठीक है, अब उसके आधार पर हम जो है फिर एफ ई अर्थात हमारी जो प्रत्याशित आवृत्ति है उसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका एफ ई का कैलकुलेशन फार्मूला है ये ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू बी अपान एन आर, ए बी इक्वल टू सी टी इंटू आर टी अपान एन। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका अवलोकित आवृत्ति का योग है। ठीक है, और बी जो है आपका प्रत्याशित आवृत्ति का योग है, और एन जो है टोटल समग्र योग है। ठीक, उसी तरीके से सी टी जो है कॉलम का जो कॉलम है उसका योग है, और आर टी जो है रो है उसका योग है। ठीक है, और इस तरीके से एन जो है टोटल है। उसी तरीके से आपका काई स्क्वायर कैलकुलेशन का फार्मूला है ये आपका काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा F0 या एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपान एफ ई। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये काई स्क्वायर का फार्मूला है, या इसके बजाय हम काई स्क्वायर के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपान ई। ठीक, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला का हम काई स्क्वायर टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर F0 या एफ ओ जो है आपका ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी कहलाता है, एफ ई जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ओ जो है आपका ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी है और ई जो है आपका एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। ठीक, इस तरीके से हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस फार्मूला से निकाल लेते हैं C-1 और R-1। ठीक है, और टेबल वैल्यू जो है आपका जो बेस है कैलकुलेशन बेस का आधार है वो 5% DF या फिर 1% पर हम निकालते हैं, अर्थात 95 या 99% पर हम इसका DF देख सकते हैं। DF के आधार पर हम जो बेस होता है हमारा DF जो निकलेगा यहाँ से आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, उसके आधार पर हम यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक है, जनरली हम काई स्क्वायर टेस्ट का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर देखते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं रिजल्ट का उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारा रिजल्ट। ठीक, यदि अब यहाँ पर देखिए यदि हमारा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर अधिक हो जाता है हमारे टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर से, ठीक है, तब जो गुण संबंध है दो गुण संबंध है जो हमने दो गुण संबंध है आपका ए और बी के बीच में, वो क्या हो जाते हैं नॉट इंडिपेंडेंट, अर्थात वो जो है स्वतंत्र होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो दोनों हैं वो क्या होते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं।
ठीक। और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है जिसको हमने स्वतंत्र है करके मान करके चले हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा रिजेक्ट हो जाता है और गुण संबंध जो है सिग्निफिकेंट अर्थात सार्थक पाया जाता है। ठीक। यदि हमारा कैलकुलेट वैल्यू का स्क्वायर का टेबल वैल्यू से कम हो जाता है तब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, संबंधित हो जाते हैं अर्थात इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात गुण संबंध पाया जाता है और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और एसोसिएशन के बीच में नॉट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, एसोसिएशन के बीच में नॉट सिग्निफिकेंट हो जाता है अर्थात वो जो दूसरे में क्या आते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, रिजल्ट का डिस्कशन करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जहाँ पर आपके चेचक को रोकने में टीके का प्रभाव का परीक्षण करने के लिए हमको एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें उसका कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। इस साइड में आपके दिख रहे हैं टीका लगा और टीका नहीं लगा। ठीक है, इधर आक्रांत हुए अर्थात जिनको इफेक्ट हुआ, जिनको अटैक आया। ठीक है, और यहाँ पर जिनको अटैक नहीं आया, उस तरीके से आधार पर यहाँ पर काई स्क्वायर का 1 पर 5% लेवल पर काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू दिया हुआ है 3.841। ठीक है, और इसका आंसर भी दिया हुआ है आपका काई स्क्वायर इक्वल टू 14.64 और यहाँ पर निर्वचन भी कर दिया उसने। ठीक है, अर्थात टिप्पणी भी कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है कि टीका चेचक रोकने में प्रभावी है करके। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हम देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सोल्यूशन है ये हमारे काइफ का टेस्ट का। हमने ए इक्वल टू वैक्सीनेशन माना, जिनको हम टीका दिया गया उसको टीकाकरण को हमने ए माना, और बी इक्वल टू जिनको अटैक आया किसका, आपका स्मॉल पॉक्स का जो अटैक आया उसको हमने बी माना। ठीक है, और इसके आधार पर हमारे पास ए वैल्यू ज्ञात होते हैं। ठीक है, अब ए हमने वैक्सीनेशन को माना, बी अटैक को माना, तो हमारे पास ए बी इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया और अल्फ़ा बी इक्वल टू आपका इतना वैल्यू आ गया, ए बीटा इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी बनता है का जो टेबल बनता है ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी का, वो ये टेबल बनता है जो हमको क्वेश्चन में ज्ञात है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है और उसका टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हमने यही फार्मूला यूज किया है जो आपको हमने पहले बताया हुआ था। ठीक है, इस फार्मूला से हमने क्या किया, उस टेबल वैल्यू अर्थात ऑब्जर्वेड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन किया। ठीक है, और उस फार्मूले के आधार पर ये उसका वैल्यू प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि काई स्क्वायर का टोटल लेसन अर्थात उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हमने उस फार्मूला का यूज करके आपके एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम काई स्क्वायर का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए हमने इस साइड में आपके फ्रिक्वेंसी जो हमारा दिया हुआ था वो ले लिया, ये हमारे जो वैल्यू जो फ्रिक्वेंसी है ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी वो हमने ले लिया। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो प्रत्याशित आवृत्ति जिसका हमने कैलकुलेशन के बाद में वो ले लिया। अब यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है एफ ओ माइनस एफ पी, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, जिसको हमने प्लस माइनस करके लिया हुआ है। अब इन दोनों के प्लस माइनस को हमने क्या किया, बाद में यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो इतना आया। ठीक है, अब इसको हमने फिर क्या किया, इस एफ ई से इसका अपान कर दिया जैसे ये फार्मूला में किया गया है। उसके बाद में ये वैल्यू आ गए, हमको मिल गए। अब इस वैल्यू को हमने टोटल कर लिया, तो हमको काई स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमको काई स्क्वायर इक्वल टू 14.642 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस चीज़ का हम यहाँ पर डी एफ उसका भी निकाल लेते हैं जो हमारा काई स्क्वायर है उसका। ठीक है, डी एफ का फार्मूला आप सभी जानते हैं, C-1 और R-1। यहाँ पर 2 1 और 2 1 अर्थात कहने का मतलब है कि कॉलम 2 और रो 2। ठीक है, और उन दोनों का हमने क्या किया, माइनस किया, इंटू किया, तो कितना है हमारा 1। अर्थात 1 DF पर 5% लेवल पर हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू है आपका काई स्क्वायर का वो होता है हमारा 14.642। ठीक है, और टेबल वैल्यू है हमारा काई स्क्वायर का 3.841 अर्थात हमारा कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से अधिक है। अतः नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है आपके जो स्मॉल पॉक्स है उसको रोकने में प्रभावी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, निर्वचन कर लिया हमने। अर्थात इस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है कि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो स्मॉल पॉक्स को रोकने में क्या है, प्रभावी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट का
आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।